Hello students, welcome again in my YouTube channel बायोलॉजी क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर राकेश शर्मा आपके लिए एक और टॉपिक लेकर आए हैं बच्चे। एक और क्वेश्चन है +2 रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का जो रिप्रोडक्शन है सेकंड चैप्टर +2 का, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये इसमें डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी कि जो मेल गैमेटोफाइट है वो कैसे डेवलप करते हैं। अगर आपने बच्चों हमारी जो पुरानी यानी पिछली वीडियो अगर देखी है तो मैंने पिछली वीडियो में जो कराया था आपको वो इससे पीछे का था। मैंने इससे पीछे आपको कराया था जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी डेवलपमेंट कैसे होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है और जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो कैसे बनते हैं। तो जैसे आपने मेरी अगर पिछली वाली वीडियो देखी है बच्चों, तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो एक एंथर होता है उस एंथर के अंदर जो बाइथीकस या जो मोनोथीकस एंथर होते हैं, उन एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होते हैं और वो माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे डेवलप करते हैं। इसी के अलावा हमने यहाँ तक भी बताया था आपको पिछली वीडियो में कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं उनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं यानी कि माइक्रोस्पोर्स कैसे डेवलप करते हैं। तो वहीं से हम अब आगे करते हैं। हमने वो आपको बता दिया था डेवलपमेंट तक, यानी कि कैसे बनते कैसे वो, लेकिन अब उनसे जो माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर्स से जो मेल गैमेटोफाइट है वो कैसे डेवलप होता है, वो एक दूसरा क्वेश्चन आता है। यानी कि एक क्वेश्चन में आप जैसे पढ़ोगे तो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो बच्चों जब हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, ये एक यंग जैसे कहते हैं यंग पोलन ग्रेन है, यंग पोलन ग्रेन से मतलब है ये इनिशियल, यानी कि जैसे कहते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं या माइक्रोस्पोर बनते हैं, हम इन माइक्रोस्पोर को ही इनिशियल माइक्रोस्पोर या एक यंग पोलन ग्रेन कहते हैं। तो यही जो यंग पोलन ग्रेन होता है या माइक्रोस्पोर होता है, ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को, या जैसे कहते हैं आप ये एक इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अभी ये बना नहीं है, एक मेल गैमेटोफाइट डेवलप नहीं हुआ है अभी, केवल एक इनिशियल यानी जैसे कहते हैं हम पोलन ग्रेन है ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भरे होते हैं। क्योंकि एंथर के डहिस होने से पहले मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि जब एंथर ब्रस्ट करते हैं या डहिस करते हैं तो उसमें से जो पोलन ग्रेन निकलते हैं वो पोलन ग्रेन्स 2 या 3 सेल स्टेज में निकलते हैं, और उस 2 या 3 सेल की जो स्टेज होती है उसमें जो पोलन ग्रेन के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं या जो उनके अंदर जैसे सेल होती हैं, 2 सेल अगर स्टेज में से पोलन ग्रेन्स बाहर निकल रहा है तो उसमें एक सेल कौन सी होगी, एक सेल होती है बच्चों ट्यूब सेल या जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो दूसरी सेल होती है उसको जेनरेटिव सेल कहते हैं। और यदि वो 3 सेल स्टेज में लिबरेट कर रहे हैं किसी भी एंथर से तो उसमें 2 मेल गैमेटोफाइट डेवलप हो जाते हैं और एक उसमें वेजिटेटिव सेल्स होती है। तो यानी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये जब भी किसी एंथर के डहिस होने से या फटने से बाहर निकलेंगे तो या तो वो 2 सेल स्टेज में बाहर आते हैं बच्चों, या फिर वो 3 सेल स्टेज। ये जो ना सेल की स्टेजेस हैं, या तो 2 सेल स्टेज में यानी कि बाहर आएंगे या फिर वो 3 सेल स्टेजेस में बाहर आते हैं। तो ये जो कैसे बनती हैं, क्योंकि अभी तो ये इनिशियल जैसे कहते हैं हम माइक्रोस्पोर है, और इस माइक्रोस्पोर को अगर आप बच्चों देख रहे हो तो इस माइक्रोस्पोर में क्या है, जैसे हमने बताया भी था कि ईच माइक्रोस्पोर इज सराउंडेड बाय ए थिक आउटर लेयर विच इज कॉल्ड एक्साइन। बाहर की जो एक थिक आउटर यानी कि लेयर होती है ये एक्साइन है जो स्पोरोपोलोनिन की बनी होती है। उसके नीचे एक अनोदर यानी कि लेयर होती है जो थिन वॉल होती है, थोड़ी थिन होती है एक्साइन के कंपैरिजन में, उसको हम इंटाइन कहते हैं। ये इंटाइन पेक्टोसेलुलोजिक है, यानी कि पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। ये कंप्लीट होती है, जबकि जो बाहर की एक्साइन होती है वो कहीं कहीं से इंटरप्टेड होती है, यानी कि बीच बीच में से वो थिन होती है, और जो मिलके क्या बनाती है, पोर बना देती है। उन्हीं को हम कहते हैं जर्म पोर। ये इसमें जर्म पोर पाए जाते हैं। इन्हीं पोर में से जो पोलन ट्यूब है वो बाहर आएगी आफ्टर यानी कि पोलन जर्मिनेशन। इसके अलावा इसके नीचे एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, विच यानी जैसे कहते हैं इनक्लोज द प्रोटोप्लास्ट। जैसे एक तरह से जो सेल का साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है इसको इनक्लोज करने वाली एक मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस पाया जाता है इसके अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या होते हैं, कुछ जैसे रिजर्व फूड मटेरियल होता है, स्टार्च के रूप में होता है, लिपिड के रूप में होते हैं,
और या प्रोटीन के रूप में होते हैं। तो ये एक तरह से इनिशियल जैसे कहते हैं यंग पोलन ग्रेन है बच्चों। तो अब ये यंग पोलन ग्रेन्स अभी नहीं निकलेंगे, अभी इसमें और यानी जैसे कहते हैं डेवलपमेंट होना बाकी है। तो वही डेवलपमेंट आज हम आपको इससे आगे का बताते हैं। तो अब कैसे डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये एक जो यंग पोलन ग्रेन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट को, या जैसे कहते हैं ये एक मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा तो कैसे यानी इसमें मेल गैमेटोफाइट बनते हैं, अब थोड़ा सा चेंज होगा। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि ये पोलन ग्रेन की एक स्ट्रक्चर है, तो इसका जो न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस धीरे धीरे क्या करता है, जैसे जैसे मान लीजिए इसका साइज बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, इनके साइज धीरे धीरे इंक्रीज करते रहेंगे। जैसे जैसे ग्रोथ होती रहेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये अपने साइज को बढ़ा लेगा, क्योंकि जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते रहते हैं और ये अपने साइज को बढ़ा लेते हैं। तो इसके साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं, वो यानी कि जैसे मेनली क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा या कुछ केमिकल को सिंथेसाइज कर लेती हैं। तो इस तरह से इसका जो साइज़ है वो धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा पोलन ग्रेन का, और अल्टीमेटली क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जब इसका जो न्यूक्लियस है, क्योंकि ये एक मोनोन्यूक्लिएट या जैसे कहते हैं यूनिन्यूक्लिएट यंग पोलन ग्रेन है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका न्यूक्लियस अब ये डिवाइड कर लेगा बच्चों। तो जैसे ये, क्योंकि ऑलरेडी ये हैप्लॉइड है, अब हैप्लॉइड न्यूक्लियस है तो ये डिवीजन कौन सी होगी, इसमें माइटोसिस, इसमें माइटोसिस डिवीजन होगी। और जब ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने से पहले थोड़ा सा पहले ये नीचे आ जाता है। डिवाइड करने से पहले जो न्यूक्लियस है वो अपनी यानी कि जो सेंटर वाली पोजीशन है, इस सेंटर वाली पोजीशन को छोड़ के ये जो माइक्रोस्पोर की वॉल होती है ये नियरर यानी जैसे कहते हैं इस वॉल के नियरर आ जाते हैं। ठीक है, क्यों इसलिए आ जाते हैं, क्योंकि इसके सेंटर में अब क्या बन जाएगा, एक लार्ज सेंटर जैसे कहते हैं वैक्यूल, वैक्यूल यानी कि डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे इसके अंदर वैक्यूल डेवलप होंगे तो ये वैक्यूल के बनने से ये पुश कर देते हैं। जैसे जैसे मान लो इसका साइटोप्लाज्म वैक्यूलेटेड होगा, इसमें नंबर ऑफ वैक्यूल्स बनेंगे, पहले एक बना फिर दो बने, इस तरह से वैक्यूल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे ये वैक्यूल बनेंगे तो बच्चों ये वैक्यूल क्या काम करते हैं, उस न्यूक्लियस को पुश कर देते हैं, धकेल देते हैं टू द पेरिफ्री। जैसे कहते हैं ना, ये मानो माइक्रोस्पोर है, इसकी पेरिफेरल साइड में इसको पुश कर देगा। अब जैसे जैसे यानी कि न्यूक्लियस अब इसका कहाँ आ गया, एक वॉल के टच में आ गया। अब जैसे ये वॉल के टच में आएगा तो अब इसका जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है बच्चों। तो जैसे जैसे ये डिवाइड करेगा तो अब इसमें क्या बना लेगा, ये दो न्यूक्लियस बना लेगा। एक मान लीजिए सपोज इसने ये न्यूक्लियस बना लिया और एक न्यूक्लियस इसने ये बना लिया, दो न्यूक्लियस बना लिए। और जब ये दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक जैसे ये बन गया न्यूक्लियस और एक दूसरा न्यूक्लियस बन गया, तो ये दोनों न्यूक्लियस क्या काम करते हैं, अब साइटोप्लाज्म को रिसीव करते हैं, अपना अपना साइटोप्लाज्म ले लेते हैं। तो जो ये वाला एक यानी न्यूक्लियस है वो ज़्यादा साइटोप्लाज्म को एक्वायर कर रहा है, यानी कि जैसे कहते हैं मैक्सिमम साइटोप्लाज्म को एक्वायर कर लेता है। और जो ये वाला होता है दूसरे वाला, वो क्या काम करेगा, वो थोड़ी सी यानी कि मात्रा में ही साइटोप्लाज्म को एक्वायर करता है। तो इसलिए इसमें दो अनइक्वल सेल बन जाती हैं। यानी कि जब ये डिवाइड करता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जब डिवाइड करेगा तो पहले दो यानी कि न्यूक्लियाई बनाएगा, फिर ये दोनों न्यूक्लियस अपना अपना क्या काम करते हैं बच्चों, ये साइटोप्लाज्म एक्वायर करते हैं। तो जो एक न्यूक्लियस है वो थोड़ा कम साइटोप्लाज्म यानी एक्वायर कर रहा है, जबकि जो दूसरा न्यूक्लियस है वो ज़्यादा मात्रा में साइटोप्लाज्म को यानी कि जैसे कहते हैं सबसे ज़्यादा साइटोप्लाज्म वही एक्वायर कर रहा है। इसलिए दो अलग अलग साइज की सेल बन जाती हैं, एक स्मॉलर और एक लार्जर। तो जो लार्जर वाली सेल्स है वो ज़्यादा, क्योंकि साइटोप्लाज्म को ले रही है, उसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा भी ज़्यादा होती है, उसमें वैक्यूल्स भी आ जाते हैं बहुत सारे, और जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, वो ज़्यादातर मेनली इसी के अंदर आ जाते हैं। और इसके अंदर क्या है, इसमें कम मात्रा में जैसे कहते हैं लेस अमाउंट में साइटोप्लाज्म आ रहा है, तो ये थोड़ी छोटी सेल होती है। इसलिए अब हम इनके नाम दे देते हैं। जो लार्जर वाली सेल होती है इसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल है बच्चों, या इसी का एक नाम देते हैं ट्यूब सेल। ये ट्यूब सेल है और इसके अंदर अबंडेंट साइटोप्लाज्म है। जबकि ये जो दूसरी सेल होती है ये कौन सी है, इसको कहते हैं जेनरेटिव सेल। ये जेनरेटिव सेल है और ये जेनरेटिव सेल ही जर्मिनल यानी कि सेल के नाम से भी कह सकते हो आपको। ये जो जेनरेटिव सेल होगी ये मेल गैमेटोफाइट बनाएगी। तो इसलिए अभी दो सेल बनी, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल्स। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से हम प्लांट में ये डेवलपमेंट बढ़ रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट होते हैं बच्चों,
मैक्सिमम जैसे नियर अबाउट 65 to 70% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, स्पेशली उसमें भी जो डाइकोट हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने यानी कि जब एंथर को डहिस करते हैं, यानी कि जब उसमें एंथर ब्रस्ट करते हैं, फटते हैं, तो जब वो एंथर डहिस करेंगे, फटेंगे, तो उनमें से ये 2 सेल स्टेज वाला पोलन ग्रेन बाहर आएगा। यानी जिसमें 2 सेल कौन कौन सी बनेंगी, एक सेल जेनरेटिव सेल और एक सेल बनेगी उसमें ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। तो ये तो हुई 2 सेल स्टेज। अब यदि बाई चांस मान लीजिए रिमेनिंग 30% के आसपास जो प्लांट होते हैं, उनमें मैक्सिमम कुछ मोनोकॉट के प्लांट होते हैं बच्चों, फ्लावरिंग प्लांट में, उनके जो एंथर होते हैं, जब वो एंथर डहिस करते हैं तो वो डहिस करने से पहले क्या कर लेते हैं, उनके अंदर मेनली जो ये जेनरेटिव सेल है, क्योंकि इसमें जो मैंने बताया था कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट पोलन ग्रेन के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। अभी यानी कि डेहिसेंस नहीं हुआ है, प्रिकॉशियस टाइप का डेवलपमेंट है, यानी कि डेहिस करने से पहले ही ये जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड करके उसने ये सेल बना ली, एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव। अब बाई चांस मानो 3 सेल स्टेज में उसको रिलीज करना है, तो 3 सेल स्टेज में क्या होगा बच्चों, उसका जो ये यानी कि जेनरेटिव सेल्स है ये फिर फर्दर डिवाइड करती है। लेकिन डिवाइड कैसे करेगी, ये डिवाइड जब करेगी तो इसमें फिर कौन सी डिवीजन होनी चाहिए, क्योंकि इसका तो फिर न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन हुई थी। तो जब ये डिवाइड करेगी तो फिर ये माइटोटिकली डिवाइड करती है, और जब ये माइटोटिकली डिवाइड करेगी तो क्या करेगी, फिर 2 न्यूक्लियाई बना लेगी। फिर वो दोनों न्यूक्लियाई क्या काम करेगी, जब माइटोसिस से एक न्यूक्लियस इसका मान ली सपोज ये डिवाइड करके इसका न्यूक्लियस एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक न्यूक्लियस ने मान लीजिए सपोज एक ये साइटोप्लाज्म ले लिया और थोड़ा सा इसने साइटोप्लाज्म ले लिया, तो ये 2 यानी कि एक तरह से क्या बन गई बच्चों, 2 मेल गैमिटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये 2 मेल गैमिटोफाइट बन गए। अब ये धीरे धीरे क्या होते हैं कि इनके बीच में, क्योंकि ये इसकी वॉल के साथ चिपका हुआ है, अल्टीमेटली क्या होता है कि जो कैलोज होता है, एक टिश्यू है, एक कैलोज यानी कि टाइप का जो लेयर है वो डेवलप हो जाती है, जो इन मेल गैमिटोफाइट को यहाँ से क्या करेगी, इस वॉल से सेपरेट कर देगी, और अल्टीमेटली ये किसके अंदर, इस यानी जैसे कहते हैं ट्यूब सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लूइड करना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उसी के अंदर ये घूमते रहते हैं। तो अब ये डिपेंड कर रहा है बच्चों कि मान लो सपोज वो 3 यानी कि सेल स्टेज में रिलीज हो रहे हैं या फिर वो 2 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। तो इस तरह से मान लो कोई भी जो डेवलपमेंट होगा, ये हम इसको क्या कह रहे हैं, ये डेवलपमेंट कह रहे हैं। अब मान लीजिए 2 सेल स्टेज में वो डेवलपमेंट हुआ है, यानी 2 सेल स्टेज निकली है, तो फिर बाकी का जो डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा, फिर उसको हम कहते हैं, उसका नाम भी देते हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। अब इसके ना 2 पार्ट कह सकते हो आप। अगर मान लीजिए सपोज कुछ प्लांट जैसे भी मैंने बताया 2 सेल स्टेज में रिलीज कर रहे हैं, तो वो दोनों सेल जो बन रही हैं वो बिफोर पॉलिनेशन ही बन गई, और वो जब यानी कि रिलीज होंगे तो रिलीज होने के बाद यानी कि अब आपको पता ही है, जैसे मानो पोलन ग्रेन जब रिलीज हो जाते हैं एंथर से, तो वो क्या करते हैं, फिर वो यानी कि ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा के ऊपर। अब इसको ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी एजेंट, यानी जैसे आपने पढ़े होंगे या हम आगे अगली वीडियो में बता देंगे आपको कि कौन कौन से एजेंट होते हैं। जैसे जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, या तो कोई बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं बच्चों, या फिर कोई ए बायोलॉजिकल, या कहिए जैसे नॉन बायोलॉजिकल, जिसको हम कहते हैं या बायोटिक फैक्टर और या फिर ए बायोटिक फैक्टर। जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उसमें आते हैं लिविंग बीइंग। तो या तो ये पोलन ग्रेन्स किसी लिविंग यानी कि बीइंग के थ्रू, लाइक जैसे कोई इंसेक्ट हो सकता है, ठीक है, या तो इंसेक्ट के द्वारा चले जाते हैं मैक्सिमम, तो क्योंकि पॉलिनेटिंग जो एजेंट होते हैं वो इंसेक्ट होते हैं, लाइक जैसे बटरफ्लाई है, हनी बी है, ठीक है, और वास्प हैं, मॉथ हैं, या कोई और कॉलिप्टेरा वगैरह के जो यानी कि जैसे कहते हैं बीटल्स होते हैं, बग्स होते हैं, ये कर सकते हैं। या कोई बड़े एनिमल्स भी कर सकते हैं, लाइक जैसे बर्ड्स कर सकती हैं, ठीक है, बर्ड्स के द्वारा भी पॉलिनेशन हो जाता है, बैट के द्वारा भी पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो बड़े एनिमल्स हैं उनसे अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उसको बायोटिक पॉलिनेशन कर रहे हैं। और यदि कोई नॉन लिविंग लाइक जैसे एयर और या वाटर, अगर वो हवा के द्वारा यानी कि पॉलिनेशन हो रहा है, या फिर हवा से नहीं हो रहा तो पानी के द्वारा यानी कि पॉलिनेशन हो रहा है, तो हम उसको एबायोटिक फैक्टर्स में काउंट करते हैं। तो चाहे वो यानी कि बायोटिकली यानी कि मूव कर रहे हो, चाहे वो एबायोटिकली कर रहे हो बच्चों, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये पोलन ग्रेन अब यदि 2 सेल स्टेज में रिलीज हुए हैं तो ये कहाँ जाके गिरते हैं, अब ये जाके गिरते हैं जो स्टिग्मा है। अब स्टिग्मा किसका है ये, अब ये भी डिपेंड करेगा। देखो मानो बच्चों ये सेम फ्लावर का स्टिग्मा भी हो सकता है, अगर वो फ्लावर मान लीजिए उसमें पॉलिनेशन कैसा है, सेल्फ है, अगर वो सेल्फ पॉलिनेटेड यानी कि प्लांट है या सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो उसमें फिर क्या होगा, उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ये 2 सेल स्टेज वाला
पोलन ग्रेन फॉल डाउन कर जाएगा। ये मानो पोलन ग्रेन आ गया, ठीक है, और ये इसकी इंटाइन होगी, और जो ये एक्साइन होती है ये थोड़ी सी, तो ये इसकी यहाँ गिरेगी। और जब ये यहाँ गिरेगी बच्चों, तो इसमें क्या होगा, इसकी जो जहाँ से मान लो अभी मैंने बताया जो एक्साइन होती है ये बड़ी हार्ड होती है, और ज़्यादातर मेनली पोलन ग्रेन में स्पाइनी भी होती है। ये आपको जैसे मैंने बताया था कि अगर आप एक ही सेपरेट, हमारा एक ब्रांच है बायोलॉजी में भी, इसमें भी पैलिनोलॉजी, तो अगर आप पैलिनोलॉजी में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं वहाँ हम डिफरेंट टाइप के जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उनकी शेप पढ़ते हैं, उनमें पाए जाने वाले जो यानी कि जर्म पोर होते हैं उनके नंबर पढ़ते हैं, उनकी लोकेशन पढ़ते हैं। तो जो अगर आपको डिटेल स्टडी किसी पोलन ग्रेन की करनी है तो एक सेपरेट यानी कि ब्रांच है जिसका हम उपयोग ज़्यादातर टैक्सोनॉमी में करते हैं, कि भाई हमने अलग अलग प्लांट के पोलन ग्रेन को जानने के बारे में यानी उनकी स्टडी करने के बारे में। तो जो इसकी ये अब जैसे मैंने बताया कि अब ये जैसे यहाँ फॉल डाउन करेगा, तो पहले यहाँ ऐसा नहीं है कि जाते ही गिरने के तुरंत बाद इसके ऊपर जर्मिनेट कर जाएगा। यहाँ पर भी आपने जैसे पढ़ोगे बच्चों की जो स्टिग्मा है और ये जो पोलन ग्रेन है, पहले एक दूसरे के लिए मान ली क्या करेंगे, एक रिएक्शन जैसे कहते हैं, कंपेटेबल रिएक्शन जो होती हैं, कंपेटेबल रिएक्शंस शो करते हैं। कंपेटेबल से मतलब क्या होता है कि अरे ये पोलन ग्रेन इसी जाति का है, ठीक है, यानी इसी स्पीसीज का है, तभी ये यानी कि जो स्टिग्मा है इसको जर्मिनेट करने के लिए अलाउड करेगा। तो कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं इसके ऊपर जो एक्साइन है, इस एक्साइन के ऊपर जिनको कहते हैं ना रिकॉग्नाइजेशन फैक्टर्स, या कुछ स्पेशल कंपेटेबल प्रोटीन्स पाई जाती हैं बच्चों। तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं और कुछ स्टिग्मा के ऊपर भी, क्योंकि स्टिग्मा की जो सेल्स होती हैं ये भी कुछ प्रोटीन निकालती हैं, तो यदि ये मैच कर जाती हैं तो इसका मतलब है कंपेटेबिलिटी, यानी कि ये कंपेटेबल है। तो जब ये कंपेटेबल होगा तो ये जो सेल होती हैं यहाँ स्टिग्मा की, ये कुछ ग्लैंडुलर हैं और कुछ और भी जैसे वेटरी फ्लूइड सिक्रीट करती हैं। उन वेटरी फ्लूइड के सिक्रीशन करने से क्या होगा बच्चों, अब ये जो यहाँ मान लो पोलन ग्रेन है और ये कंपेटेबल भी है, तो अब इसमें से जो इसका इंटाइन वाला पार्ट है, इस इंटाइन वाले पार्ट को ये किस में से निकल गया, ये सारा का सारा पार्ट किसी एक पोर में से थोड़ा सा एक ट्यूब के रूप में बाहर आता है। जब ये ट्यूब के रूप में बाहर आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, अब क्योंकि ये जो स्टिग्मा है ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है, ये कंपेटेबल है तो एक्सेप्शन होगी। अब एक्सेप्शन होगी तो यहाँ ये जर्मिनेशन शो करेगा, और जब जर्मिनेशन शो करेगा तो धीरे धीरे, अभी मैंने बताया अगर ये 2 सेल स्टेज में आया है, तो ये 2 सेल स्टेज में आएगा तो इसमें एक सेल लार्ज वाली कौन सी थी, वेजिटेटिव, और एक स्मॉलर वाली जो सेल थी वो कौन सी थी, ये थी इसकी जेनरेटिव सेल। तो अल्टीमेटली सारा का सारा जो इसका साइटोप्लाज्म है ये धीरे धीरे आगे मूव करेगा। तो ये जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब की जो टिप्स है, इस टिप्स में क्या होती हैं, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो सिक्रीटरी नेचर की हैं। अब वो क्या काम करती हैं, वो कुछ ऐसे केमिकल्स सिक्रीट करती हैं जिनको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं या लाइजिंग एंजाइम्स कहते हैं बच्चों, यानी कि जो लाइज करने का काम करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि उसकी जो ये स्टिग्मा की सेल्स हैं और आगे जो ये स्टाइल है बच्चों, तो ये स्टाइल कैसी हो, सॉलिड हो। तो अगर मान लो सॉलिड होगी तो इसमें से तो पोलन ट्यूब आगे रन नहीं कर पाएगी, ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इस पोलन ट्यूब को आगे बढ़ाने के लिए ये जो पोलन ट्यूब्स की जो टिप्स निकली है बच्चों, जहाँ से वाटर वगैरह को, मिनरल वगैरह को एब्जॉर्ब करके जब ये थोड़ा फूलेगी तो फूलने से जो प्रेशर बिल्डअप होगा, उस प्रेशर के कारण पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म, जिसमें जो यानी इसके अंदर का जैसे वेजिटेटिव और जो इसका साइटोप्लाज्म है और ये जेनरेटिव सेल है, सारा का सारा साइटोप्लाज्म आगे की तरफ यानी कि धकेल जाता है, एक तरह से पुश हो जाता है। और जैसे धकेलेगा तो आगे ये जो सेल्स है, अब इसको कैसे करेगी ये, अब ये धीरे धीरे कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करेगी जो इन सेल को लाइज करती जाएंगी अगर ये सॉलिड है। और ये जैसे लाइज करेगी तो यहाँ से इसको पैसेज मिलता चला जाएगा, रास्ता मिलता चला जाता है, पोलन ट्यूब आगे बढ़ती चली जाती है। तो अल्टीमेटली जैसे मान लो अगर आपने मानो ये कोई पोलन ग्रेन है और इस पोलन ग्रेन में अगर हम देखें ये इसकी इंटाइन है और ये इंटाइन आगे आगे जैसे बढ़ेगी, तो अब ये इस तरह से ना पोलन ट्यूब आगे चल रही है। इसमें ये वेजिटेटिव सेल हो गया और इसके अंदर ये जेनरेटिव सेल होगी और इसका साइटोप्लाज्म हो गया बच्चों, ये आगे की तरफ मूव करता रहेगा। ये छोटी सी बनेगी, फिर धीरे धीरे और बड़ी होती रहेगी और बड़ी होती रहेगी। ये इतनी लंबाई में बढ़ेगी जितनी लंबाई में ये स्टाइल होती है। किसी भी यानी कि जो कार्पल है, कार्पल में जैसे आपने पढ़े 3 भाग हैं, एक स्टिग्मा हो गया, रिसेप्टिव पार्ट है ये, फिर उसके एक लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट है, स्टाइल कहते हैं, और फिर इसको जो लास्ट का बेसल पार्ट होता है, जो स्वेलन पार्ट है, फूला हुआ भाग है, इसको ओवरी कहते हैं। तो ये 3 पार्ट मिली किसी भी एक पिस्टिल के या कार्पल के होते हैं बच्चों, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो अल्टीमेटली ये जो हम देख रहे हैं पोलन ट्यूब, ये इसको रास्ता बनाता चला जाएगी। और क्योंकि रास्ता किससे बन रहा है, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये धीरे धीरे डाइजेस्ट करते रहते हैं
और इसको आगे रास्ता मिलता रहता है। तो ये ऐसे चलती रहेगी और जैसे जैसे आगे चलती रहेगी तो इसमें क्या है, ये मानो सपोज ऐसे ये पोलन ट्यूब बन गई। तो इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या हो गया, ये आगे को अब धीरे धीरे क्या होगा, जो वेजिटेटिव या ट्यूब सेल का जो न्यूक्लियस है, ये ट्यूब सेल क्योंकि सारे का सारा मैक्सिमम पार्ट ट्यूब सेल का था, तो इसका जो न्यूक्लियस है ये धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, इसकी टिप्स में चला जाता है। जो पोलन ट्यूब की टिप होती है, यानी कि अगर हम इसको पूरे को भी डिवाइड करें तो इसमें देखो 3 रीजन बन गए। एक तो ये ग्रोइंग वाला पार्ट है, इसको ग्रोइंग जोन कह सकते हो आप। ये ग्रोइंग रीजन है जो टिप्स वाला भाग है, ठीक है, जिसमें जो सेल्स होती हैं मोस्टली ज़्यादातर कैसी होती हैं, सिक्रीटरी वाली सेल्स होती हैं जो सिक्रीशन का काम करती हैं। और वो सिक्रीशन किसका करती हैं, कुछ एंजाइम्स का, कुछ और ऐसे केमिकल्स का जो इसको यहाँ से पैसेज बनाने में या रास्ता तैयार करने में मदद कर रही हैं। अगर इसके पीछे देखोगे तो फिर दूसरा जोन आ जाता है पोलन ट्यूब के अंदर। इस पोलन ट्यूब के अंदर जो दूसरा जोन आएगा वो कौन सा होगा, न्यूक्लियर जोन। न्यूक्लियर जोन में क्या होगा, उसमें ये न्यूक्लियस आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पहले आ गया कौन सा न्यूक्लियस, इसके पीछे थोड़ा सा ये आ गया, यहाँ मान लो ये टिप्स वाला पार्ट हो गया, यहाँ ये आ गया न्यूक्लियस वेजिटेटिव यानी कि ट्यूब सेल का न्यूक्लियस। और फिर उसके पीछे कौन सा आ जाएगा, उसी के पीछे आ जाएगा ये जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियर जोन हो गया, ये ग्रोइंग जोन हो गया। और उसके पीछे कौन सा आता है, ये साइटोप्लाज्म यानी कि वैक्यूलेटेड। इसमें जो अभी मैंने बताया जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये जो वैक्यूल्स हैं तो इसलिए इसमें कई सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे, तो इसलिए हम इसको जोन कह देंगे वैक्यूलेटेड जोन। ये वैक्यूलेटेड जोन है और इन्हीं वैक्यूलेटेड जोन के आसपास कौन सा, ये साइटोप्लाज्म है बच्चों। इसमें भी साइटोप्लाज्म अगर देखें तो 2 टाइप के होते हैं इस पोलन ट्यूब में। एक ओल्ड साइटोप्लाज्म है यानी कि जिसको कहते हैं या इनएक्टिव, एक इनएक्टिव है, और एक होता है एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है यानी कि जो न्यू वाला है। तो जो न्यू साइटोप्लाज्म है और एक इनएक्टिव वाला यानी कि एक एक्टिव और एक इनएक्टिव। तो जो एक्टिव और इनएक्टिव होते हैं इनको भी यानी जैसे कहते हैं सेपरेट करने के लिए यहाँ इस ट्यूब के अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ जैसे कहते हैं ना एक कैलोज यानी कि पाए जाते हैं जो इनको एक दूसरे से क्या करेंगे बच्चों, वो एक दूसरे से इनको सेपरेट करने का काम करते हैं। इनको हम कैलोज प्लग के नाम से जानते हैं। तो ये जो कैलोज प्लग होंगे यहाँ, जैसे हम मान लीजिए सपोज ये हैं कैलोज प्लग, तो ये प्लग जो होते हैं एक तरह से क्या काम करते हैं, जो एक्टिव और इनएक्टिव साइटोप्लाज्म है उसको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। तो ये क्या बन गई, एक पोलन ट्यूब। यानी कि सबसे पहले जो ये बनेगा यानी कि जैसे कहते हैं पोलन ग्रेन फॉल डाउन करेगा स्टिग्मा के ऊपर, तो इसका सारा का सारा साइटोप्लाज्म विद यानी कि जैसे कहते हैं जो उसकी वेजिटेटिव सेल है और उसका जो जेनरेटिव सेल है वो सारा आगे को बढ़ना स्टार्ट। अब यहाँ हम क्या देखते हैं, अब इसका जो जेनरेटिव यानी कि जो पार्ट है, जो जेनरेटिव सेल है, ये फिर फर्दर यहाँ डिवाइड करे क्योंकि 2 सेल स्टेज में रिलीज हुआ है। मैंने अभी आपको बताया यदि ये 2 सेल स्टेज में आया है तो फिर इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या होगा बच्चों, ये जेनरेटिव सेल है, इस जेनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस डिवाइड करके अब बना लेगा ये 2 पहले न्यूक्लियाई बनाएगा और वो दोनों न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म में एक्वायर करके क्या बना लेंगे बच्चों, 2 मेल गैमेटोफाइट बना लेंगे। क्योंकि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें जो 2 मेल गैमेटोफाइट होते हैं बोथ आर फंक्शनल, दोनों ही यानी कि एक्टिव होते हैं, दोनों ही फंक्शनल होते हैं। तो ये दोनों मेल गैमेटोफाइट अब वो यहाँ पोलन ट्यूब के अंदर बन रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। यानी कि एक तरह से पॉलिनेशन होने के बाद पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हुआ है। और यदि ये 2 सेल स्टेज में जैसे यहाँ बना था तो इसको हमने क्या कहा है, इसको कहते हैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। यानी कि एक प्री पॉलिनेशन हो गया, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट है, और एक है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो ये इस तरह से बच्चों 2 तरह से डेवलपमेंट होता है पोलन ग्रेन का, क्योंकि प्रीकॉशियस टाइप का है। अभी जैसे यंग मान लीजिए पोलन ग्रेन बना था तो वो यंग पोलन ग्रेन्स अभी एक तरह से मेल गैमेटोफाइट नहीं बना रहे, इसलिए हम इसको इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं। और इसी इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट से क्या बनते हैं, मेल गैमेटोफाइट। तो वो 2 तरह से बन सकते हैं, एक प्री पॉलिनेशन और एक पोस्ट पॉलिनेशन। प्री पॉलिनेशन में क्या होगा, इसी यानी कि जैसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में डेवलप होंगे। कभी कभी क्या होते हैं बच्चों, अगर ये 3 सेल स्टेज यही बन गई, अगर ये 3 सेल स्टेज यहीं डेवलप हो जाती है तो फिर यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। फिर जैसे ये मानो स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं तो बस केवल पोलन ट्यूब यानी कि बनेगी, और ये पोलन ट्यूब्स के अंदर ये सारे के सारा जो कंटेंट है, ठीक है, सेल का, जैसे मान लो किसी एक पोर के थ्रू और आगे रन करता रहेगा। और अल्टीमेटली आगे जाके टिप्स में क्या होगा, जब ये फर्टिलाइज करेंगे तो फर्टिलाइज करने से पहले जो ट्यूब सेल का न्यूक्लियस होगा बच्चों, ये डिजेनरेट हो जाएगा। यानी इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, ये डिजेनरेट हो जाती हैं। और जो ये 2 मेल गैमेटोफाइट हैं फिर ये जाके
ओवरी में एंट्री करेंगे, और ओवरी से कहाँ जाते हैं, ओवरी के अंदर आप जानते हैं क्योंकि ओवुल होते हैं, फिर ये ओवुल्स के अंदर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब बच्चे ये हुआ है, यहाँ तक हमने केवल डेवलपमेंट पढ़ना है, और इसी डेवलपमेंट को हमने नाम दिया है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो बच्चों अभी आपको, मुझे लगता है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में आ गया है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा जो भी हमारी आने वाली नई वीडियो होंगी बच्चों, अगर आप उसका नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन दबाइए। और यदि आपको पिछली भी वीडियो देखनी है हमारी, तो उनको देखने के लिए आई बटन को क्लिक कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।